नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली जो क्लास है मौलिक अधिकार के संबंध में चर्चा किया था और मौलिक अधिकार के संबंध में लगभग 4 भागों में उसे विभाजित करके आपको उन्हें बताया था। ठीक है कि आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने हैं, उसका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया था, क्रमानुसार। ठीक है ना। उसी मौलिक अधिकार में सबसे इम्पोर्टेंट जो था वह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब विधिक अधिकार हो गया है या कानूनी अधिकार हो गया है। तो इसके संबंध में भी प्रश्न बराबर कंपटीशन में आता है, कैसे कानूनी अधिकार बना, ठीक है ना, और कब बना, इसके विषय में चर्चा होगी। तो जैसा कि संपत्ति का जो अधिकार था वह स्वतंत्रता के अधिकार में और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल था। ठीक है ना, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वह आपके समाप्त होने के पहले जो था वह स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि दूसरा रहा है, दूसरा मौलिक अधिकार में इसे शामिल किया गया था। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अंतिम मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। ठीक है ना। तो संपत्ति के अधिकार को जब शामिल किया गया तो मुख्य रूप से इसके लिए जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था तो इसके लिए अनुच्छेद 19(1)(च), अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31, 2 अनुच्छेद जो है विहित किए गए थे। यानी कि जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31, 2 अनुच्छेदों में इसका वर्णन था। ठीक है ना। आप देखेंगे कि 2 अनुच्छेदों में वर्णन था और 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 19(1)(च) तथा 31 को निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और बाकायदा एक नई आर्टिकल जोड़ी गई, अनुच्छेद 300 क, है ना। अनुच्छेद 300 क जो था यह संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी या विधिक अधिकार। ठीक है ना। तो कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 300 का जोड़ करके इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति का अधिकार अब जो है क्या हो गया? विधिक अधिकार हो गया या कानूनी अधिकार हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि जिस अनुच्छेद को निरस्त किया गया, समाप्त किया गया, तो पहले जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था तो इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 में समाहित किया गया था। इसके लिए यह अनुच्छेद 2 जो था अंतर्निहित था। ठीक है ना। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया? 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया और इसके लिए नई आर्टिकल जोड़ी गई संविधान में, अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। अब देखिए कि मुख्य रूप से संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। ठीक है ना। तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
जैसे संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति को लेने का अधिकार है, यानी राज्य को यह अधिकार है किसी व्यक्ति के संपत्ति को ले सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी किसी विधि का प्राधिकार, यानी कानूनन में इस तरह से कोई व्यवस्था कानून में होनी चाहिए कि राज्य जो है उसकी संपत्ति ले रहा है, ठीक है ना। तो विधि का प्राधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। कार्यपालिका के आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अब कह रहा है कार्यपालिका के आदेश से किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात विधि द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। तो कार्यपालिका यानी कि 1978 के पहले कार्यपालिका जो था वह कार्यपालिका के आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति के संपत्ति को ले लिया जाता था, यानी उसके संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन क्या है कि अब कार्यपालिका के आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या है कि विधि द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यानी कानून के आधार पर किसी व्यक्ति के संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो थी यह बनाई गई थी। हाँ, तो देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन की प्रकृति कैसी रहेगी, क्वेश्चन कैसे आता है, पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया। तो कब बनाया गया? 1978 में बनाया गया, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था, है ना। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1) तथा 31 में उल्लेख रहा है, ठीक है ना। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निरस्त किया गया और नया अनुच्छेद 1 समाहित किया गया संविधान में, एक नया आर्टिकल लाया गया, अनुच्छेद 300 क। तो अनुच्छेद 300 क में क्या कर दिया गया, यानी संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 300 क कहता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आता है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति के विधिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क में दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से बराबर प्रश्न भी आते रहते हैं। दूसरी बातें देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के विषय में तो हमने बताया था कि मौलिक अधिकार क्रमानुसार आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इस पर मैंने चर्चा भी किया था। तो इसमें इस प्रकार की जो बातें कही गई, तो क्रमानुसार मौलिक अधिकार को बराबर कंपटीशन में पूछता है कि क्योंकि समता का अधिकार जो पहला है, इसके साथ जो है अनुच्छेद भी पूछता है। मैंने बार बार बताया था और पिछले वीडियो में इस विषय पर चर्चा भी किया था कि यह क्वेश्चन बराबर कंपटीशन में आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर कंपटीशन में एक प्रश्न इससे आता है। मौलिक अधिकार को आप क्रमानुसार याद करेंगे। पहला हमने बताया था कि समता का अधिकार है, ठीक है ना। दूसरा आपको स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और पांचवा कौन सा है? संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है। और आखिरी जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसको कैसे आप याद करेंगे? ये क्रमानुसार याद करेंगे। जैसे समता या समानता का अधिकार है तो समता, स्वतंत्रता, शोषण, इस तरह से याद करिए। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, ये 3 सर्किल बनाइए, ये हो गया। धर्म, संस्कृत, संवैधानिक, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता,
संस्कृत और शिक्षा की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। तो इस तरह से आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसके सामने इसके अनुच्छेद से जो समता का अधिकार है, तो समता का अधिकार हमने बताया था अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णन किया गया है। तो 14 से 18 है, 19 से 22 है, 23 से 24 है, 25 से 28 है, 29 से 30 है, इस तरह से 31 से 35 है। इस तरह से एक सर्किल बना लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। उसके बीच की ये बातें हैं जो मौलिक अधिकार व्यक्ति के हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में, या मूल अधिकार है, उसके बीच की एक कड़ी है। इसके बीच का यह प्रश्न जो है निकल करके आता है। और देखते हैं क्या है। कुछ बातें विविध हैं, जैसे यदि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यानी कि यदि अनुच्छेद 352 प्रवर्तन में हो, अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो हमने बताया था कि आपातकाल का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में, इसके लिए 3 अनुच्छेद विहित किए गए थे। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ठीक है ना। तो इसको कैसे 52, 56, 60, यह राष्ट्रीय आपातकाल है और यह राष्ट्रपति शासन है, राज्य में आपातकाल है और यह वित्तीय आपातकाल है, ठीक है ना। तो आप देखिए यह कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार व्यक्ति के हैं या मूल अधिकार हैं, तो कुछ कंडीशन में हट भी जाते हैं, स्वतः निलंबित भी हो जाते हैं या कभी निरस्त भी नहीं होते। अगर देश ऐसे कंडीशन में हो, देश की स्थिति अगर ठीक ना हो, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया हो, तो क्या सभी मौलिक अधिकार इस तरह से चलते रहेंगे? नहीं। तो यह कह रहा है कि यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 प्रवर्तन में हो, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो 2 बातें हैं। एक तो यह अनुच्छेद 19 जिसे आप क्या कहते हैं, वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह क्या है? यह ऐसा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, यह स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। यानी कि यह कह रहा है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो, यानी अनुच्छेद 352 लागू हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो। और क्या कहता है? यदि अनुच्छेद 352 प्रवर्तन में है तो और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यह कभी निलंबित नहीं होते, किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होते। तो हमने बताया था अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, है ना। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता, इस तरह के। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता हो या अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण हो, 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो देश किसी भी कंडीशन में हो यह निलंबित नहीं होते या कभी निरस्त नहीं होते। तो इस तरह की बातें जो हैं, इस तरह की बातें कही गई हैं कि जो मौलिक अधिकार लागू हैं या जो मौलिक अधिकार प्रवर्तन में हैं, तो इस तरह से अनुच्छेद 19 जो है यह स्वतः निलंबित होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 20 और 21 यह किसी भी कंडीशन में देश को कभी निलंबित नहीं होता, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न भी आता है, पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। ये पूछता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में हो तो कौन सा अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होता? तो कौन सा अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होता? अनुच्छेद 20 और 21। इस तरह से प्रश्न जो है बराबर आपके कंपटीशन में पूछते रहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करना भी ना भूलें। कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे और देखता हूँ कि जो साथी हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो ऐसा मुझको लगेगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न है,
संपत्ति का मौलिक अधिकार किस सन में विधिक अधिकार बना? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में संपत्ति के विधिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है। और तीसरा मेरा प्रश्न होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता का स्वतः निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत या कौन सा अनुच्छेद लागू होने पर हो जाता है? आप इस तरह से 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे ताकि मुझको ये लगे कि आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, फिर अगले नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।